रमज़ानुल मुबारक, इस महीने में भी हम देख रहे हैं सियासी पारा ना ठंडा नहीं है, कभी भी नहीं होता। और कभी एक की तरफ से तल्ख बातें आती है, कभी दूसरे की तरफ से तल्ख बातें आ रही होती हैं। और इस वक्त जो खबर एक आ रही है वो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं, उसके चर्चे हैं। और ये पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत जो है मरकजी किरदार हम कहते हैं इस मामले के, चूँकि उनकी तरफ से चीज़ें सामने आई हैं। इंसाफ की तरफ से इसमें लोग ये कह रहे हैं तरदीद कर रहे हैं इसकी। हाँ, लेकिन जब कुछ चीज़ें आती हैं फिर तरदीद आए तो समझ तो आ जाती है कि मामला तो है, जिस चीज़ की तरदीद आ जाए इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो है बहरहाल। अच्छा, इसके साथ साथ हर तरफ एचएसएन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन का जो इस्तीफ़ा है वो भी ज़ेर बहस है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया है उस पर भी खासी बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो पंजाब असम्बली का माहौल है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जिस तरह वहाँ के MPs की तरफ से कुछ नाज़ेबा इशारे किए गए और फिर अज़मा साहिबा ने बड़ी इसकी मजम्मत भी की। और बाकी जो फीमेल थी वो उन्होंने वॉकआउट उन्होंने किया वहाँ से। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि ये होती आ रही है और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। खैर, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी कह दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली लेट्स सी कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। तो सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। तजज़ियाकार हैं मुज़म्मिल सरवदी साहब। मुज़म्मिल साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से जो खबरें आ रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक तो ये है कि पीटीआई पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसको रिमोट कंट्रोल से मियां असलम इकबाल साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हलफ भी नहीं लिया है और वो किसी को मुस्तकिल कायदे हिस्ब इख्तिलाफ भी नहीं बनने दे रहे और वो नामालूम मुकाम से इसको चला रहे हैं। तो रिमोट कंट्रोल से पार्लिमानी पार्टी नहीं चल सकती। MPs को आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राना आफ्ताब साहब को, लेकिन उनका मरियम नवाज जिसमें दोनों ने आपस के जज्बात किए उसको पीटीआई ने बुरा मनाया, उनको चेंज कर दिया गया। तो पीटीआई के अपने अंदर वहाँ बहुत धड़ेबंदी है। हमाद अजहर साहब का ग्रुप है, असलम इकबाल साहब का ग्रुप है और डॉक्टर यास्मीन राशिद का ग्रुप है। तो वो अपनी धड़ेबंदी मौजूद है। अब अगर सेनेट के इंतखाबात की रोशनी में फॉरवर्ड ब्लॉक को देखें तो मुस्लिम लीग नून ने तो कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं जारी किया कि आप कहें कि वो अपनी पार्लिमानी स्ट्रेंथ से ज्यादा टिकट जारी किया है और वो कुछ ज्यादा सेनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि उनके पास तो जो उन्होंने टिकट जारी किए हैं उनमें से 20 MPs के वोट अभी भी फालतू हैं, जो वो मोहसिन नकवी साहब को देंगे या उनको देने की बात है। उनके पास एक्स्ट्रा है। वहां 51 सेनेटर्स पे एक सेनेटर बनना है, 51 वोट्स पे। तो मेरे ख्याल में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की सेनेट के तनाजुर में तो मुझे कोई अहमियत नजर नहीं आ रही है, लेकिन ताहम ये पीटीआई के अपने अंदर जो ग्रुप बंदी है उसके तनाजुर में हमें जरूर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आता है, क्योंकि उनकी अपनी धड़ेबंदी ऐसी है कि सब इकट्ठे चलना मुमकिन हो रहा है। अच्छा, और इसका ज़ाहिर फिर नुकसान उस पार्टी को तो होगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा पंजाब सेंट्रिक लग रहा है मुज़म्मिल साहब या कि ये नेशन वाइड ही लग रहा है आपको? नहीं, पंजाब सेंट्रिक लग रहा है, क्योंकि वहाँ जो सेनेट के टिकट दिए भी गए हैं पीटीआई की जानिब से, MPs से उनकी मुशावरत नहीं है, वहाँ रिट नहीं है पार्टी की इस वक्त। वो MPs उनको वोट, मुझे लगता है कि कुछ MPs एब्सटेन कर जाएंगे वहाँ और वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनके वोटों की नून को जरूरत तो है नहीं है। वो एब्सटेन जरूर कर जाएंगे और मुझे लगता है कि इस तरह पीटीआई शायद एक सेनेटर कम बना सके। अच्छा, और मुज़म्मिल साहब, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनना ज़ाहिर है ये पहले भी कई दफ़ा देखा गया और हर जमात में तकरीबन ऐसी खबरें आती रही हैं माजी में भी। लेकिन अगर पीटीआई सेंटर की हम बात करें, अब जस्ट बिकॉज कि बानी पीटीआई इस वक्त नहीं है, यानी वो चूँकि जेल में है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा तूल पकड़ रही हैं और ज़्यादा इसमें एक सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है? नहीं, हमने 2018 में पीटीआई केपी में, जब उनकी सिर्फ केपी में हुकूमत थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक देखा था परवेज खटक साहब के खिलाफ। और सेनेट के इलेक्शंस में जब उन्होंने को 30 के MPs को निकाला था और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर उनको टिकट नहीं दिए गए थे। फिर उसके बाद जब अदम एतमाद पेश हुई तो हमने कौमी असम्बली में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक देखा। तब तो बानी पीटीआई मौजूद थे और वो कोई जेल में नहीं थे, नाअहल भी नहीं थे, डिस्क्वालीफाई भी नहीं थे। फिर हमने पंजाब में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, उसके बाद हमने सिंध में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी फॉरवर्ड ब्लॉक देखा, आजाद कश्मीर में देखा। तो अगर देखा जाए तो पीटीआई के अंदर तो फॉरवर्ड ब्लॉक की एक बहुत बड़ी रिवायत मौजूद है जो नेशन वाइड है।
गिलगित से, आजाद कश्मीर से, केपी से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान, हर जगह उनके यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। उसकी वजह शायद ये है कि वो अपनी पार्लियामानी पार्टी को पिछले 10 साल से 2 असेंबलियों में इकट्ठे लेकर नहीं चल सके हैं और अरकान असेंबली फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते। अच्छा, अब ऐसे में मुज़म्मिल साहब, ये तो चलेंगे बात एक जगह पे, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन का रोल भी हमारे सामने है। अज़मा साहिबा की अगर बात की जाए, पंजाब असेंबली में जिस तरह से नाज़ेबा इशारे किए गए हैं, उसके बाद ज़ाहिर उन्होंने एहतजाज किया और बाकी भी जो ख़वातीन थी उन्होंने वॉकआउट किया है। ये मामलात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जहाँ पर ये बात की जा रही है कि सब मिल बैठ बात करें, वहीं पर इस तरह की इनटॉलरेंस हमें दिखाई दे रही है और इस तरह की बदतमीजियाँ हमें अक्सर औकात, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट इस तरह की हरकत जब हो रही होती हैं तो उसका असर एक मुल्क का इमेज है, फिर बातें इन पर चली, तवज्जो सारी इन बातों पर चली जाती है, तवज्जो मुल्की हालात पर नहीं जा सकती। देखिए, पाकिस्तान में वर्क प्लेस हरासमेंट का एक कानून मौजूद है और मैं जो पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में, किसी भी असेंबली में खवातीन पार्लियामेंट के साथ जब कोई नाजेबा हरकत होती है, मैं इसको हरासमेंट के जुमरे में लेता हूँ। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर हरासमेंट के कवानीन का ही अमल होना चाहिए। और जो हरासमेंट में अब आप देखें कि जब कोई हरासर पकड़ा जाए तो उसकी जॉब जाती है, उसको सजा होती है। तो सेम इज द केस, अगर कोई रुकने पार्लियामेंट भी हरासर है और उसने नाजेबा इशारा किया है किसी खातून रुकन को असेंबली में, वो वर्क प्लेस है असेंबली। ऐसे ही जैसे हमारा हम का ऑफिस एक वर्क प्लेस है, कोई भी ऑफिस एक वर्क प्लेस है, तो मैं तो इसको हरासमेंट देखता हूँ। और मेरे ख्याल में इस हरासमेंट पे उस रुकने असेंबली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उसकी रुकनीत खत्म होनी चाहिए और उसको जो है दोबारा पार्लियामान में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस पर सख्ती करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ स्पीकर को उनकी नाअहली का रेफरेंस भेजना चाहिए और जो खवातीन की ओम्बड्समैन है उनको भी इस पे हरासमेंट पे रुकने असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करनी। बिल्कुल ठीक है। और कुछ बात वज़ीर आज़म साहब से मुतालिक भी करेंगे। सरवदी साहब, कहा जाता है कुछ दबाव सा है उन पे, कुछ फैसले करते हैं फिर वापस ले लेते हैं। जैसे ईसीसी की सरबराही पहले ज़ाहिर है उनके पास थी, फिर वो छोड़ दी, या वज़ीर ख़जाना के पास जा रही है, तो कोई दबाव है जिसकी वजह से ये फैसले वापस होते हैं, या कि नहीं उनको लगता है कि शायद ठीक नहीं था, वो सोचते हैं और उसके बाद फिर चीज़ें बदल देते हैं? देखिए, he wants to drive the economy। अच्छा, वो इकोनॉमी को के रिवाइवल की ड्राइविंग सीट पर खुद ड्राइव करना चाहते हैं। अगर वजीर खजाना को बनाया भी गया है तो जिस इजलास में वो खुद मौजूद होंगे तो वही सरबराही कर रहे होंगे, आप समझे। अगर ईसीसी के इजलासों में वजीर आजम खुद मौजूद होना चाहते, तो देखे ना प्रोटोकॉल का ये तो नहीं हो सकता वजीर आजम इजलास में मौजूद होगा और वजीर खजाना सदारत कर रहा होगा। मैं समझता हूँ कि वो एक इस वक्त जो इकोनॉमिक बहरान है और जो इकोनॉमिक फैसले हैं उनकी ओनर्स भी लेना चाहते हैं और उनकी ओनरशिप लेते हुए खुद ड्राइव करना चाहते हैं। ये ठीक है कि वजीर खजाना को दोबारा उसका ईसीसी का सरबराह बनाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईसीसी के बड़े फैसले जो हैं वो वजीर आजम खुद साथ बैठ के करेंगे और वो इसको इस तरह ऑटो पे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है और वो पॉलिटिकल कॉस्ट जब देनी है तो फिर उसकी ओनरशिप भी लेना चाहिए। बैठ के सदारत भी खुद करनी है, ड्राइविंग सीट पे खुद रहना, तो फिर सदारत दी क्यों वजीर खजाना को? इसलिए कि रिवायत मौजूद है कि वजीर खजाना होता है, वजीर आजम नहीं होता। अच्छा। और बहुत सारे इजलासों में अगर वजीर आजम ना हो तो ये सवाल हो गया कि फिर कौन करेगा। मतलब अगर वजीर आजम बैरून मुल्क दौरे पे हैं या कहीं और हैं और ईसीसी का कोई इजलास होना है तो वजीर खजाना को सरबराही दी जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर इजलासों में जहाँ बड़े फैसले होने होंगे वहाँ मुझे ये इशारा लगता है कि वजीर आजम खुद ईसीसी में बैठेंगे और वहाँ खुद बड़े फैसलों में खुद शामिल होंगे। वो पीछे जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि चलता आ रहा है, रवायत है तो फिर बना देते हैं, तो कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर बड़े फैसले खुद करना चाहते हैं, वो इनको किसी पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय रहना जरूरी नहीं होता? मतलब सारे फैसले जाहिर है खुद लेने हैं, सही है, सरबराह है, सारी चीजें अपनी जगह पे, बट इस वक्त जो हालात है वहां पर क्या किसी और की बात मैटर नहीं करेगी? ईसीसी में तो चारों सूबों के वज़राए आला है ना, आप समझे। ये तो फेडरेशन और सूबों के दरमियान का मामला है
बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग का मामला है और वो वेट होके आती है एक्सपर्ट से भी, मिनिस्ट्री से भी, तो उसमें तो एक्सपर्ट्स की राय आ गई होती है और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए वो ईसीसी में आता है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है फेडरेशन में कि अगर वो वज़राए आला के साथ या उनके आए तो वो खुद बैठे। अभी पीछे हमने देखा है कि SIFC के एक इजलास में चारों वज़राए आला और प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी आई है और मेरे ख्याल में हमें इसको इनकरेज करना चाहिए कि फेडरेशन को मजबूत करने के लिए वज़राए आला और वज़ीर आज़म को आपस में बार-बार मिलना चाहिए और मिलकर फैसले करने चाहिए। और ये अल्लाह करे ऐसे ही हो, बार बार मिलें, मिलकर फैसले करें, एक दूसरे की बात सुने, समझें और आगे बढ़े, पाकिस्तान की बात हो। सरवर्दी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद कर रहे थे।